Hello everyone, welcome to this CTET Pre-IQ series we are doing in this channel। और अभी हम लोग जो है वो मैथ्स कर रहे हैं, मतलब मैथ्स का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। और ये है पेपर 2 ऑफ फेबररी, CTET फेबररी 2026। ठीक है, अभी जो हुआ था तो उसका ये पेपर 2 का मैथ्स एंड साइंस वाला पोर्शन अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले CDP जो है सॉल्व करके वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले मैंने एक पेपर 1 की भी वीडियो जो है वो डाली है, उसमें इंग्लिश वगैरह डिस्कस कर लिया है, CDP वगैरह डिस्कस हो चुका है। नाउ वी आर डूइंग पेपर 2 ऑफ फेबररी 2026 जिसमें हम लोग मैथ्स एंड साइंस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, the greatest number which can divide the numbers 282, 696 and 1616, leaving the same remainder 6 in each case is। वह अधिकतम संख्या जिससे संख्याओं 282, 696 और 1616 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे हैं। तो ये दिया हुआ है, तो इसमें आप इसे कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज़ तो आपने देखा इसने क्या बोला है कि अगर हम इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर नंबर से, ठीक है, तो हर बार रिमाइंडर आपका सेम बच रहा है, वो है 6 बच रहा है। इसका मतलब है कि अगर सब में से 6 कम कर दूं तो वो सभी के सभी 6 से डिविजिबल होने चाहिए। मतलब अभी मैंने कहा कि 282 को अगर मैं उस नंबर से डिवाइड कर दूं तो 6 रिमाइंडर बचेगा। 696 से अगर मैं उस नंबर से डिवाइड कर दूं तो भी 6 बचेगा। 1616 को अगर मैं 6 मतलब मैं उस नंबर से डिवाइड कर दूं तो फिर से 6 रिमाइंडर बचेगा। तो क्यों ना सब में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, सब में मैं 6 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। अब कितना हो जाएगा, 276, ये हो जाएगा आपका 690 और यहाँ आ जाएगा 1610। मैंने क्या किया, सबको क्या है, सब में से 6 डिवाइड कर दिया, तो अब ये उस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कम्प्लीटली डिविजिबल। तो अब हम लोग जब ये हो जाएगा तो इसने बोला है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, यानी आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे HCF। ठीक है, तो ट्रिक वाले मेथड को यूज़ करते हैं, यानी कि 276, 690 और 1610 है। तो इसमें अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 414। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 920। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आएगा 506। अब मैं इसे थोड़ा देखती हूँ कि ये किस किस का मल्टीपल हो सकता है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, इरेज, एक सेकेंड, ये है 506, ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये बन जाएगा 253। 253 फर्दर डिवाइड हो जाएगा 23 से, है ना, और 11 से, यानी कि 506 का मल्टीपल क्या है, 2 इंटू 23 इंटू 11। इनमें से कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल 23 दिख रहा है मुझे, 46 दिख रहा है। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ 46 हो जाएगा। ये जो 11 है, 11 क्या 276 को डिवाइड कर रहा है, ज़रा देखना, 11 2 22, कितना बचा, 56 नहीं, तो 11 नहीं, आपका जो 46 होगा, 46 इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, ये भी इसको भी डिवाइड कर रहा है 46, इसको भी, तो आपका करेक्ट आंसर 46 होगा। ठीक है, 46 जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको 23 भी कर रहा है नो डाउट, बट हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो 46 करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोमन संख्याओं में सही नहीं लिखा गया है। तो इसमें लिखा है XXV मतलब 25, है ना, देन LXXII, ये हो जाएगा आपका 72, है ना। L होता है आपका 50, 60, 70, L होता है आपका 50, 60, 72, 72, देन LXIII, ये क्या होगा आपका 50, ये हो जाएगा 63,
दिस इज 63। L हो गया आपका 50, X हो गया 10 यानी 60 और 3 ये, तो ये हो जाएगा 63। फिर आता है VXII। VXII ये नहीं हो सकता, ये गलत नंबर है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इफ 5 - 7x अपॉन 8 + 3x इज इक्वल टू -40 अपॉन 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x + 3 अपॉन x + 9। यदि 5 - 7x अपॉन 8 + 3x इक्वल टू -40/7 देन मतलब है तो 2x + 3 अपॉन x + 9 का मान क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना सिंपल होता है वैसे, मतलब बस आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे कि 5 - 7x अपॉन 8 + 3x है जैसे, तो ये इससे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 - 7x इंटू 7 इक्वल टू -40 इंटू 8 + 3x। ठीक है, तो फिर अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है। सिंपल इसको सॉल्व करते जाइए। ये हो जाएगा 35 - 49x और ये हो जाएगा 8 4 32 -320 प्लस नहीं -40 से करेंगे तो ब्रैकेट खुलने पर ये माइनस हो जाएगा -120x। सिंपल। अब आपको क्या करना है, ये 120 है, ठीक है, ये यहाँ लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा, ये यहाँ लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। देख लीजिए कैसे भी कर लीजिए। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 120 को इधर लेके आ रही हूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा 71x बराबर, इसको आप इधर लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव से यहाँ -320 - 35, तो ये आपका हो जाएगा -355। अब ये तो 71 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा, कितना -5, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई -5। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, यानी सिंपली रख देना है, यानी कि 2 × -5 + 3 अपॉन -5 + 9, तो ये क्या हो जाएगा -10 + 3 और 5 ये 9 - 5 इज़ 4। सिंपल, ये कितना हो जाएगा -7/4, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 cm. इफ इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज y, देन वैल्यू ऑफ 3y - 15 इज। किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में y है तो 3y - 15 का मान है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो एरिया होता है ना स्क्वायर का, वो डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इसने पहले ही बोल दिया एरिया आपका y है, ठीक है, डायगोनल, अब इसने बताया कि डायगोनल कितना है 8 है, ये लीजिए जी 8 का स्क्वायर अपॉन 2, निकालना काफ़ी इजी है ना, 64/2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 32। लेकिन ये सिर्फ एरिया की वैल्यू निकली है, आपको वैल्यू इसकी निकालनी है। तो 3 × 32 - 15 कर देंगे आप, ये कितना हो जाएगा 696 - 15, जो कि कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो 81 आपका 81 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, a certain sum becomes Question number 35. A certain sum becomes rupees 6,300 at 10% per annum in 4 years at simple interest. What will be the amount of the same sum in 2 years at the same rate if interest is compounded yearly? कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 6,300 हो जाती है। वही धनराशि 2 वर्षों में उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यानी कि इसमें आपको सिंपली पता होना चाहिए, पहले इसने बोला है कि ये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, और रेट आपका इतना हो गया 10% 4 ईयर्स में, और इंटरेस्ट कौन सा है सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि अमाउंट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट में वो होता है P + 1 +
आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो इससे आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट दिया हुआ है 10% आपको, मतलब आपको रेट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल निकालना ईजी है। ठीक है, आपको टाइम भी पता है। तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, सॉरी, दैट इज 6300 इक्वल टू पी 1 + 10 इंटू 4 अपॉन 100। तो ये आपका हो जाएगा 6300 बराबर पी 1 + 0.4, फिर 6300 कितना हो जाएगा 1.4 पी, और इसी से आपकी पी की वैल्यू निकल जाएगी 6300 अपॉन 1.4। ये वैल्यू आपकी 4500 की होगी। ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपका निकल गया। जब प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप 2 साल पे लगाते हो तो कितना अमाउंट बनेगा, ये निकालने के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ईजी हो गया अब तो, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, CIC में कंपाउंड इंटरेस्ट बता रही हूँ। तो P 1 + R अपॉन 100, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद पावर में T यानी टाइम लगता है। तो अब आपका जो ये AC है यानी कि ये अमाउंट कितना होगा, यही वैल्यू हमें निकालनी है। तो ACI आपका कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 4500 प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट उतना ही है आपका 10। ठीक है, अपॉन 100, और ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे तो पावर में क्या लेंगे, जो टाइम है, 2 साल की बात है तो 2। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व करना है। 500 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4500 प्लस 1.21। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5445। ठीक है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन 5445 रुपीज़। Question number 36. The expression 9x square minus 12xy plus 21x plus 4y square minus 14y plus 12 is factorized as व्यंजक 9x square minus 12xy plus 21x plus 4y square minus 14y plus 12 का गुणनखंडन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 21x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 12। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 21x माइनस 14y प्लस 12। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट इधर उधर किया है। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy, ये वाला पोर्शन, इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 3x का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, 2y का होल स्क्वायर, और 12xy को मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इंटू x इंटू वाई। तो क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यानी कि आपका ये जो है ये किसके बराबर है, दिस इज 3x माइनस 2y के होल स्क्वायर के बराबर है। तो बस अब मैं समझ गई, तो मैं यहाँ पर इसे इससे रिप्लेस कर दूँगी, यानी कि 3x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14y प्लस 12। अब यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगी क्योंकि मैं इससे कॉमन ले सकती हूँ। सो 3x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 7 कॉमन लिया जा सकता है, 3x माइनस 2y प्लस 12। बड़ा एक्सप्रेशन है, इसे इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट 3x माइनस 2y बी इक्वल टू u। मैं मान लेती हूँ कि 3x माइनस 2y को u मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर
प्लस 7u प्लस 12। अब ये आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको फैक्टराइजेशन करनी है। यू स्क्वायर इस तरह से लीजिए कि आपका सम 7 आए और प्रोडक्ट 12 आए। तो 3 + 4 7 एंड 3 4 = 12। तो आई कैन टेक दिस एज 3u प्लस 4u प्लस 12। डन। अब इसको देखें, u बाहर ले लिया, u प्लस 3। इसको देखें, 4 बाहर ले लिया, u प्लस 3। क्लियर? तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, u प्लस 3 एंड u प्लस 4। ये आपकी वैल्यू आई है। अब आपको क्या करना है, आपको इनके u की जो वैल्यू है ये हमें रिप्लेस कर देनी है। यानी कि 3x - 2y प्लस 3 और दूसरा है आपका 3x - 2y प्लस 4। क्लियर है? तो देखें ऐसा ऑप्शन कहाँ है। सो 3x - 2y प्लस 3, 3x - 2y प्लस 4, यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 37। इन अ पैरेललोग्राम PQRS, angle P is equal to 2x plus 20 degree and angle Q is equal to 2y minus 40 degree, angle R is equal to 5x minus 100 degree and angle S is equal to 3y minus 100 degree. Then the value of x plus y is equal to। किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में एंगल P इज इक्वल टू 2x प्लस 20 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 2y माइनस 40 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 100 डिग्री और एंगल S इज इक्वल टू 3y माइनस 100 है, तब x प्लस y का मान बराबर है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, एक पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं। नाउ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? तो एंगल P है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, और एंगल R है तो वो किसके बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम था, यहाँ है P Q R S, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो P जो है वो R के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल P शुड बी इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q शुड बी इक्वल टू एंगल S। सिंपल। तो अगर एंगल P एंगल R के इक्वल है तो इसका क्या मतलब हो गया कि 2x प्लस 20 वुड बी इक्वल टू 5x माइनस 100। सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, 3x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये यहाँ गया तो -3x, ये यहाँ आ गया 120 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। मुझे x की वैल्यू जो है वो मिल गई है। अभी एक और चीज़ हमने बोली है, क्या, कि एंगल Q बराबर एंगल S है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि 2y माइनस 40 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 100 के। तो जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ गया, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस माइनस 40, तो यानी कि 100 में से 40 दैट इज़ 60 डिग्री। तो y की वैल्यू ये है। पूछा क्या है आपसे, x प्लस वाई, x प्लस वाई यानी कि 40 प्लस 60 इक्वल टू 100 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। Two alternate interior angles formed by the intersection of two parallel lines by a transversal are 5y minus 10 and 7y minus 90. Then the value of 3y minus 20 is। एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन द्वारा बने दो एकांतर अंतःकोण 5y माइनस 10 डिग्री और 7y माइनस 90 डिग्री हैं, तब 3y माइनस 20 डिग्री का मान है। तो पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर मान लीजिए ऐसी दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और उसे इंटरसेक्ट करती है एक इस तरह से लाइन, तो जो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये है तो ये है, ठीक है।
तो इसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसने आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के ही क्या दे दिए हैं, वैल्यू दी हुई है। तो सिंपल सी बात है कि आपका 7y लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, इसने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ही दिया है, आपको यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि 5y माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 7y माइनस 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 80, y की वैल्यू कितनी हो गई, 40। अब पूछी किस चीज़ की वैल्यू है इसकी, तो 3 इंटू 40 माइनस 20, 120 माइनस 20, दिस इज़ अगेन 100 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ 100 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ओके। 5/7 of 35/12 divided by 28/9 plus 96/15 divided by 8/5 into 3/4 minus 7/56 is equal to 3/12 का 5/7 divided by 28/9 plus 96/15 divided by 8/5 into 3/4 minus 7/56 बराबर है। तो इसमें आपको सिंपली बस सॉल्व करना है, विच इज़ मतलब बस आपको फॉलो करते जाना है, सॉल्व करना है बीड मास रूल को, बीडी मास रूल या बॉड मास रूल जो भी कहिए, बस आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है। बॉड मास रूल आपको पता ही होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, ठीक है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो बस इसी को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे ये करना होगा तो कैसे होगा ये, 5/7 इंटू 35/12 डिवाइडेड बाई 28/9 प्लस 96/15 अपॉन 8/5 इंटू 3/4 माइनस 7/50, सॉरी नॉट 15, इट इज़ 56, ओके। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, कैसे 7 5 ज़ा, ठीक है, तो 25/12, और जो ये है इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, इंटू 9/28, डन। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 75, वो भी 75 क्यों होगा मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। सो दिस इज़ 75/112, ठीक है। तो ये हो गया 75/112 प्लस, अब इसके आगे इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ये है आपका 96/15 इंटू 5/8। अब ये जो है ये था, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे इससे तो अपॉन को उल्टा कर देते हैं ना, यही तो होता है। फिर इंटू 3/4 माइनस 7/56। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये जाएगा आपका 4 से कर लो 2, एंड 4 से आपका जाएगा 4 2 ज़ा 8 24, 2 से फिर से काट दिया 6 5 3 ज़ा, तो 75/112 प्लस प्लस, अच्छा यहाँ पर भी 3 2 ज़ा, ये तो और इजी हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ पर क्या बचा था, 12 बचा था, तो 3 2 ज़ा 2 से 2, और इसको ये कर देते हैं, ओके ओके। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह से कर लीजिए कि ये 96/15 इंटू 5/8, ठीक है, और फिर इसको क्या कर सकते हैं, इंटू 3/4 माइनस 7/56। अब ये जा सकता है 4 2 ज़ा 8, है ना, एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 16, तो 4 4 ज़ा 16, 24 हो गया। 5 3 ज़ा 2, 12 ज़ा गया, 12
3 और यहाँ पर 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 एंड 3 यहाँ कैंसिल, तो आपका बचा कितना 3, ठीक है, माइनस 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, 1/8, ये और इजी हो जाएगा, राइट, वरना उसे बार बार आके सेम स्टेप करना पड़ रहा था। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे क्या करेंगे, अब हमें 112 को आपका डिनोमिनेटर बनाना है, तो ये 75 प्लस इसको इंटू 112 करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 336, माइनस 8 को अगर आपको किससे करोगे 14 माइनस 14, ठीक है। तो जब ये हो गया तो फिर ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 397/112। अब अगर आप इसे डिवाइड करते हैं आगे, ठीक है, तो 112 इंटू 3, ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 361/112 और यही आपका आंसर है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल 361/3 टोटल एंड फ्रैक्शन में 61/112। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है, सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, a man sold 2 articles for ₹850 each. On one article he earns a profit of 25% and on the other article he suffers a loss of 15%. What is his overall profit? एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को ₹850 प्रति वस्तु के मूल्य पर बेचा। एक वस्तु पर उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसे कितना लाभ हुआ? तो इसको कैसे करना है, ये आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन हो गया। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, बताती हूँ भाई। आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो पहले आपको ये समझना है आपको दिया क्या है। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹850 ईच, यानी कि उसने बेचा है 850 पे 2 आर्टिकल्स, ठीक है, 850 पे उसने 2 आर्टिकल्स बेचे हैं और उसमें उसे प्रॉफिट कितना हुआ है, एक में 25% प्रॉफिट हुआ है और एक में 15% लॉस। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु थी, उसका 100 था, तो इसे प्रॉफिट होकर के 125 हो गया, प्रॉफिट हुआ था ना 25% का, और अगर इसे लॉस हुआ है 15% का तो 85 हो गया। इसने बोला दोनों को उसने 850 रुपीज़ में बेचा था, यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू इसने दोनों की ही कितनी बता रखी है, 850। अब यहाँ तो इंटू 10 करेंगे तो 850 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 850/125, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 5 5 सा 175 34, ठीक है, तो 34/5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 आ जाएगा। इन शॉर्ट टोटल में कितना हो जाएगा ये 850 1700। तो हमें देखना है कॉस्ट प्राइस में कितना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, यहाँ इंटू 10 दिस इज 1000 और यहाँ पर इंटू 34/5 20, ये हो जाएगा आपका 680, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1680, यानी कि ₹20 का इसे क्या हुआ है, प्रॉफिट है, क्योंकि इसने बेचा 1700 में और इसने खुद कितने में ख़रीदा था, 1780 का, तो इससे फ़ायदा 20 रुपये का हुआ। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का आया है, 20 का, ₹20, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि इसने 1780 का इसका कॉस्ट प्राइस निकला और सेलिंग प्राइस कितना है 1700, तो ये 1680 और 1700, तो कितने रुपए का इसको प्रॉफिट मिल गया, 20 रुपये का, सिंपल। Question number 41. A 4-digit number 3x15 is a multiple of 3. Then the sum of all possible values of x is. 4 अंकों की एक संख्या 3x15 संख्या 3 का एक गुणज है, तब x की सभी संभावित मानों का योगफल है। अब देखो आपको ये जो 3x15 है ये आपका एक 4-digit नंबर है। नाउ वी डोंट नो व्हाट एन x इज़, मतलब x की वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज़। तो अब आपको क्या याद रखना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई,
कि आपका जो भी सम होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट वुड बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। यानी कि 3 + x + 1 + 5 देखेंगे कितना हो गया, 9 + x, एंड जो भी आप अगर इसका सम देखेंगे दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आप 0 से 9 तक क्या रखेंगे कि वो 3 से आपका डिविजिबल हो। एक तो 0 हो सकता है क्योंकि 9 डिविजिबल है, देन 3 हो सकता है क्योंकि 12 डिविजिबल है, देन क्या हो सकती है x की वैल्यू 6 हो सकती है ना, वो भी डिविजिबल है, 15 भी 3 से डिविजिबल है, 9 हो सकता है क्योंकि 18 भी डिविजिबल है। नाउ लेट अस ऐड, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, सम करना है। तो लेट अस ऐड 0 + 3 + 6 + 9 18 18, so option number 4 is the correct answer. Question number 42. Sides AB and AC of a triangle ABC are produced to point D and E respectively. Bisectors of angle CBD and BCE intersect each other at point O. If angle BAC is equal to 50 degree, then angle BOC is equal to. किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं D और E तक बढ़ाया गया है। कोण CBD और BCE के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल BAC 50 डिग्री है तो एंगल BOC बराबर है। यानी कि आप सबसे पहले तो इसका एक फिगर बना लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। देखिए ये जो है इसमें आपका जो ट्राइंगल है, आपके पास था ट्राइंगल AB और C, ठीक है। अब इसने कहा कि AB को एक्सटेंड कर दिया है कहाँ तक, D तक, और AB और AC को लिखा है ना, साइड्स A एंड B C ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस D एंड C, AB और AC को E तक मान लेते हैं। अब इसने कहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD का बाइसेक्टर, ये लो भाई, इस एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरह से एंगल BCE, ये लो BCE भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये लो भाई BCE भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। BCE भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब इसने बोला है कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं दे मीट एट पॉइंट O, ये पॉइंट O हो गया आपका। तो एंगल BAC को इन्होंने बताया है BAC दिस इज़ 50 डिग्री। तो पूछा हुआ है कि एंगल BOC यानी ये एंगल, ये कितना होगा। तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होगी, ठीक है, जो कि एक्सटीरियर एंगल के अगर ये बाइसेक्टर बन रहे हैं, ट्राइंगल के ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनके ये जो बाइसेक्टर बन रहे हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि एंगल BOC ये बराबर होता है 90 माइनस ये वाला जो ऊपर वाला एंगल होता है इसके हाफ ऑफ एंगल BAC। ये प्रॉपर्टी है, पता होगी ऑलरेडी, कि अगर ये आपका क्या है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के ये जो बाइसेक्टर हैं ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो A वाला एंगल है इसका ये होता है 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। तो हम लोग यही करेंगे 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। तो 90 माइनस हाफ ऑफ 50 विच इज़ 25। तो 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 43. Which of the following figures has rotational symmetry but no line symmetry? निम्नलिखित में से किस आकृति में घूर्णन सममिति है परंतु कोई रेखा सममिति नहीं है। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है काइट यानी पतंग, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल, आयत और रोम्बस समचतुर्भुज। तो अगर हम बात करें आपकी इसमें ऐसा कौन सा है जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री बट कोई लाइन सिमेट्री नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को अगर आपने एक पेपर लिया है और उस पर पैरेललोग्राम आपने कट करके निकाल लिया, तो आप उसे फोल्ड करके देखिए, कभी भी उसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे पे एग्जैक्टली फोल्ड करके नहीं आएंगे, तो इसके पास कोई लाइन सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर आप इसे 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो वापस से पुराना वाला पैरेललोग्राम का शेप आपको दिख जाएगा। तो इसीलिए इसके पास रोटेशनल सिमेट्री है बट लाइन सिमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44. The distance between two parallel sides of a trapezium is 8 cm. If the perimeter of the trapezium is 52 cm and its non-parallel sides are of length 10 cm each, then area of the trapezium in centimeter square is.
किसी समलंब के दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि इस समलंब की का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस समलंब का क्षेत्रफल यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो बेसिकली इसने आपको क्या बोला है कि आपके पास है ट्रेपीजियम, ठीक है। इस ट्रेपीजियम में जो दो पैरेलल साइड है, यानी ये जो दो पैरेलल साइड है, इसका इसने डिस्टेंस दे रखा है बीच में कितना, 8 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से ये आपकी हो जाएगी हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। अब जो पेरीमीटर दिया हुआ है, टोटल पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 52 सेंटीमीटर। और नॉन पैरेलल साइड्स, ये वाली आपकी नॉन पैरेलल साइड है, इसने बोला है 10 सेंटीमीटर ईच, इसका भी 10 और इसका भी 10। आपको एरिया बताना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है a + b + 10 + 10, यानी सारे सम कर दिए ना साइड को, तो ये कितना हो जाएगा a + b + 20। और पेरीमीटर आपको कितना दिया है, 52। 52 a + b + 20, यानी a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से 2 घटा दो, 32। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी a + b इंटू हाइट। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, हाफ इंटू a + b की वैल्यू आपको है 32। आपको a और b अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी, और हाइट 8 गिवन है, 60। तो ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, अच्छा, कि x² + y² - z² का होल स्क्वायर माइनस x² - y² + z² का होल स्क्वायर अपॉन y + z एंड z - y इज इक्वल टू। तो फिर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला है ये कितने के बराबर है इन ऑप्शंस में से। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम लोग इसमें नोटिस करें, ये एक्सप्रेशन कोई देखी आइडेंटिटी की याद दिला रही है, याद तो दिला रही है, किसकी याद दिला रही है, कि a² - b² की वैल्यू होती है a - b एंड a + b के बराबर। क्लियर है कि नहीं। तो अब इसमें क्या डालेंगे, a - b, x + y - z, इसको आप क्या मान लेते हैं, a, और b आप किसको मानेंगे, आप मानेंगे x - y + z। अच्छा नहीं, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी ये आपकी वैल्यू a हो गई और ये हो गई आपकी b। अब आपको क्या निकालना है, ठीक है, ये a² - b², तो आप हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना है। तो a - b की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² + y² - z² माइनस x² - y² + z²। अब देखिए, x² में से x² कट जाएगा, y² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2y², z² और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यानी कि -2z², ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको निकालना है a + b, x² + y² - z² प्लस x² - y² + z²। यहाँ से y कट गया, z और z भी कट गया, तो आपका क्या बच रहा है, 2x²। अब जब ये हो गया तो आपने जब आपने ये देखा, तो अब आप क्या करेंगे, a - b और a + b में लिख सकते हैं इसको। तो यानी 2 को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन, y² - z² इंटू 2x² कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 4x² y² - z²। अब अभी हमने पढ़ा था a² - b², लो यहाँ भी हो गया 4x² इंटू y + z एंड y - z।
अब आप डिनोमिनेटर देखिए, y प्लस जेड बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है y माइनस जेड, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, माइनस साइन आप बाहर निकाल सकते हैं, इंटू माइनस साइन आप बाहर निकाल सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं y माइनस जेड। लिख सकते हैं कि नहीं? अब बस आपको ये सब लगा देना है। तो 4x² y प्लस जेड एंड y माइनस जेड, ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी, बस इसको एक्सपैंड करके इस फॉर्म में लिख दिया। ये आपको दिया हुआ था इस फॉर्म में, इसको एक्सपैंड करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया इस फॉर्म में, ये वैल्यू आ रही है। अब नीचे का डिनोमिनेटर आप लिख देंगे इंटू माइनस, क्या लिखा हुआ है ये, y माइनस जेड। ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -1, यानी कि 4x² अपॉन -1 माइनस 4x², और यही आपका आंसर है। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, -4x²। और भी क्वेश्चंस हैं बट इसे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो भी मैं और अपलोड कर दूँगी जल्दी ही।